हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी क्लास रहनी है क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख भी गया होगा, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उस चैप्टर की ये कंप्लीट एक वीडियो रहनी है, तो फटाफट से देखना शुरू कर देंगे और हम आपको बताना भी शुरू कर देंगे कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई है क्या, उसके क्या क्या डिफेक्ट है, क्या पावर ऑफ एकोमोडेशन हो क्या होता है, प्रिज्म से किस तरीके से हम एंगल ऑफ डेविएशन देख सकते हैं, किस तरीके से स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में देखेंगे, यानी कि कंप्लीट चैप्टर ही हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट कर लें फटाफट से। देखिए जरा, सबसे पहली बात क्या आती है आपकी ह्यूमन आई की। सबसे पहली बात ही आपकी किसकी आ गई भाई, ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई, ठीक है। तो मेरी आंख, आपकी आंख, किसी की आंख, समझ ह्यूमन की आई है। अब ह्यूमन की आई में क्या क्या पार्ट्स हैं, जरा एक बार उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात किसकी आती है, सबसे पहली बात आती है कॉर्निया की। किसकी आती है, कॉर्निया के बारे में। तो जो सबसे फ्रंट पार्ट हमारी आंख का होता है, जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसके बाद जो हमारी कलरफुल डिस्क होती है, आपने देखा होगा कि बीच में किसी का ब्राउन कलर की होती है आई, किसी की आपकी ब्लैक कलर की होती है, किसी ग्रे कलर की होती है। तो जो कलरफुल डिस्क है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। उसी के जस्ट बीच में जहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी कि लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर कर जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। उसके पीछे फिर क्या होता है, यहां पर लेंस है, और लेंस से पहले यहां पर एक फ्लूइड फील्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और एक्वस ह्यूमर बेसिकली करता क्या है, हमारी आंखों को मॉइस्चर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा आंसू निकलते हैं, आंखें ड्राई हो जाती हैं तो आंसू निकल आते हैं, वो भी क्या होता है, एक्वस ह्यूमर ही होता है, जो हमारी आंखों को क्या करता है, मॉइस्चर देता है। फिर बात आती है आपके लेंस की। जो आपका आई लेंस है बेसिकली, ये क्या होता है, आपका एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो प्रोटीन का बना होता है। और इसका काम क्या होता है, लाइट जो भी हमारी आंखों में अंदर एंटर करती है, उसे बेसिकली कहां पर जाकर के इकट्ठा कर देना, रेटिना पर। कहां पर, रेटिना पर आकर के इकट्ठा कर देना। ठीक है। अब लेंस के और रेटिना के, यानी कि इस पूरी जगह पर एक और फ्लूइड फील्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विट्रस जेल भी बोलते हैं, या फिर विट्रस ह्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये जेली जैसा होता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हम विट्रस जेल भी बोल सकते हैं। साथ में बात करें तो यहां पर ये क्या है, हमारी ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो हमारी आंखों को हमारे ब्रेन से क्या करती है, कनेक्ट करती है। और रेटिना पर ही क्या होता है, यहां पर आपके लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल कौन से हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस में भाई दो हैं, एक है आपके रॉड्स और एक है आपके कोन्स। ठीक है। तो ये बात हो जाती है किसके लिए, ह्यूमन आई के लिए। ठीक है। अब जरा देखो, तो ये ह्यूमन आई की बात हो जाती है। तो अब बात आती है, अगली जो बात आएगी हमारी, वो किसके लिए आएगी, पहली आएगी आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए। पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, कि एक नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन है या नॉर्मल ह्यूमन आई है, वो एक साथ दूर का भी देख सकती है। कितने दूर का, इन्फिनाइट तक देख सकती है। और उसी टाइम पर वो तुरंत पास का भी देख सकती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से मतलब क्या है, हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से लेकर के और इन्फिनाइट डिस्टेंस तक देख सकती है। यही क्या होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई की पावर होती है, या उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। तो क्या हो गया, टू सी क्लियरली, टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इंफिनिटी तक आराम से देख सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसी के बाद आती है आपकी दूसरी बात, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, कि
मतलब हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जिसकी भी इमेज हमारी आंखों में बनती है, वो इमेज कुछ देर के लिए यानी कुछ टाइम के लिए हमारी आंखों में बनी रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। वो कितना टाइम है? तो वो टाइम होता है आपका 1/16 ऑफ अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड का 16th पार्ट, 16वां हिस्सा, यानी इतनी देर तक या इतने शॉर्ट ड्यूरेशन तक वो इमेज हमारी आंखों में रहती है। तो आप तो बोलोगे कुछ भी टाइम, सेकंड का भी 16वां हिस्सा जो हमें एक सेकंड पता नहीं चलता, तो एक सेकंड का 16वां हिस्सा हमें कहां पता चलेगा? लेकिन भाई उसके मायने बहुत होते हैं, और उसी के मायने हैं कि हम जो भी सिनेमा हॉल में चले जाओ या से भी कैप्चर करते हो किसी वीडियो को ना, तो वहां पर आपने देखा होगा, एक टर्म लिखा होता है, और वो टर्म क्या होता है आपका? वहां पर लिखा होता है FPS। ठीक है, अब ये FPS का मतलब क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड। क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड। तो कितने फ्रेम पर सेकंड निकल जाए कि वो चीज हमें चलती हुई दिखाई दे, ना कि स्टेबल दिखाई दे। अब क्योंकि हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन ही कितना है? 1/16 ऑफ अ सेकंड है। तो अगर एक सेकंड में 16 फ्रेम से कम निकालें या 16 फ्रेम निकालें, तो वो हमें स्टिल इमेज दिखाई देंगी, वो हमें मूवेबल चीजें दिखाई नहीं देंगी। यानी हमें साफ मालूम पड़ जाएगा फ्रेम को सामने से निकाला जा रहा है, किसी में ऐसे है, किसी में ऐसे है, तो हमें वो मूवेबल नहीं दिखाई देगी। तो इसका यही मेन बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। हमें जब परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में मालूम पड़ा, तो उसी के बेस पर हमने जो मूवेबल चीज बनाई या मूवेबल वीडियोस बनाई, देखते हैं वो आपकी परसिस्टेंस के देखा। तो 16 की बात करते हैं तो हमेशा फ्रेम पर सेकंड आपने देखे होंगे, 60 देखे होंगे। तो फ्रेम जितने ज्यादा निकाले जाएंगे, 16 से ऊपर की बात हो रही है ना, क्योंकि 16 के अगर अंदर ही रखा जाएगा तो आपको स्टिल इमेज दिखाई देंगी, आपको वीडियो चलती हुई दिखाई नहीं देगी। बस ये मोटा मोटा समझ लो। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या हो गया? द ऑब्जेक्ट दैट वी सीन दैट वी सीन that we seen its image remains in our eye। हमारी आंखों में रहती है का मतलब रेटिना पर रहती है ना, रेटिना बनती है ना। इट्स इमेज रिमेन्स इन आवर आई फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, कितनी देर के लिए? 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए उसकी इमेज हमारी आंखों में रह जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक, चलो आगे देखो जरा। अब एक बात आती है, वाई वी हैव टू आईज। हमारे पास दो आंखें क्यों हैं? जब हम एक आंख से ही देख सकते हैं, तो हमें दो आंखें क्यों दी गई हैं? भाई कुछ लॉजिक तो होगा पीछे। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, या इसके पीछे की बोल सकते हो कि मेन वजह या मेन एडवांटेज क्या है? भाई एक आंख से जब बात करते हैं ना, जब एक आंख से देखते हैं विद वन आई वी कैन सी अबाउट 150 डिग्री ऑफ व्यू। ठीक है, जब एक आंख से देखेंगे तो हमें व्यू जो मिलेगा वो 150 डिग्री का मिलेगा। साथ में जो इमेज मिलेंगी, इमेजेस आर 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल इमेज मिलेगी आपको। तो एक आंख से पहला क्या हो गया कि आप 150 डिग्री का व्यू देख सकते हैं। जो भी इमेज मिलेंगी आपकी आंखों में जो बनेंगी, वो कैसी बनेंगी? 2D बनेंगी। के बिहाफ पर आप डिस्टेंस को या दूर रखे ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं कर पाओगे, डिस्टेंस को भी आप बहुत एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन दो आंखों से क्या होता है? पहली चीज, जो एंगल व्यू है वो हमारा 180 डिग्री हो जाता है। दूसरी चीज कि हमारी आंखों में जो इमेज मिलती है, दोनों आंखों से 2D इमेज मिलती है, जो कंबाइंड होकर के 3D इमेज मिल जाती है, जिसकी वजह से हम डिस्टेंस को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये एडवांटेज है दो आंख होने से। ठीक है, तो अब यहां पर लिख लेते हैं कि विद टू आईज वी कैन सी अबाउट
180 डिग्री ऑफ व्यू। ठीक है, व्यू कितना हो गया आपका? 180 डिग्री का व्यू हो गया। ठीक है, 180 डिग्री का व्यू हो गया। ठीक है, और जो इमेजेस बनेंगी, images that are made are 3D। जो इमेज मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? 3D मिलेंगी। तो जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली। ठीक है, डिस्टेंस को हम ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे एज कंपेयर टू द सिंगल आई। जितना एक आंख से कर पाएंगे उसके ज्यादा ज्यादा आंखों से डिस्टेंस को पता कर सकते हैं, या दूर रखी चीज के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये हमसे लगभग इतना डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अब जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ गया आपका, वो क्या आ गया? ह्यूमन आई डिफेक्ट। तो भाई ह्यूमन आई के डिफेक्ट कौन से हैं वो हमें यहां देख रहे हैं। तो हमारे अब सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से बचे भाई? 3 बचे। कौन से बचे? 3 बचे। पहला कौन सा है आपका? पहला आपका है मायोपिया। दूसरा कौन सा है आपका? हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा कौन सा है आपका? प्रेसबायोपिया। ठीक है, 3 हो गए आपके पास। अब कौन से हैं आपके ये, मतलब इनमें होता क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। चौथा एक और था, चौथा एक और था, लेकिन वो अब नहीं पूछा जाता आपसे, वो था आपका कैटरैक्ट। ठीक है, तो हम बेसिकली इन तीनों के लिए बात करेंगे। तो पहला आपका क्या है? मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम याद रख लेना, सेकंड नेम इसका होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, और जो प्रेसबायोपिया होता है इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें शॉर्ट साइटनेस भी हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट बोल पर्सन को, और हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, यानी कि फार साइटनेस भी हो सकता है। रीजन क्या होंगे वो अब देख लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली बात क्या आती है आपकी? मायोपिया की। तो मायोपिया को एक बार देखते हैं क्या है इसमें। तो भाई मायोपिया की बात करते हैं तो शॉर्ट साइटेडनेस है, इसमें क्या होगा? द पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली but can't see the distant object clearly। ठीक है, मतलब जब किसी पर्सन को मायोपिया हो जाएगा, तो मायोपिया का मतलब क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि शॉर्ट का मतलब पास का साफ दिखाई देगा, दूर का इसे साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब जरा इसके रे डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार। तो पहला बना दिया रे डायग्राम, मान लिया ये हमारा क्या है? ये हमारा आई लेंस है। क्या है? हमारा आई लेंस है। अब इसमें जो दूर से आ रही हैं, है ना, दूर से आ रही हैं रे ऑफ लाइट, वो क्या होंगी? वो कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होकर के ये इमेज मिल गई। ये हमने मान लिया क्या है हमारी आंख का? ये हमने मान लिया रेटिना है। तो ये रेटिना से पहले ही बन जाती है इमेज। क्या होता है? रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो ये कौन है? ये इफेक्टेड पर्सन की है। किसकी है? ये इफेक्टेड पर्सन की आंख है। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? यानी कि ये जो इमेज बन रही है ये रेटिना पे ना बन के ये पहले ही बन जा रही है, इसका रीजन क्या है? तो इसके कुछ रीजन होते हैं, तो कॉज लिख लेते हैं इसके। कॉजेस, पहला कॉज द आईबॉल बीइंग टू लॉन्ग। जो आईबॉल है वो क्या हो गई? वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि जो पावर है ना, पावर
ऑफ लेंस इज टू हाई। आई लेंस की जो पावर है वो क्या हो गई, वो बहुत ज्यादा हो गई, यानी वो क्या कर रहा है, लाइट को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करा दे रहा है। तो ये दो कॉज हो गए इसके। अब ठीक कैसे करें इसको, तो यहां पर करेक्शन भी देख लो। जो इसका करेक्शन होता है वो होता है कॉनकेव लेंस की हेल्प से। किससे, कॉनकेव लेंस की हेल्प से। तो क्या किया, ये हमारे आई लेंस है, इससे पहले हमने लगा दिया यहां पर कॉनकेव लेंस का एक स्पेक्स। ये आपका कॉनकेव लेंस है। अब जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी वो क्या होगी, थोड़ा डाइवर्ज होगी, थोड़ा डाइवर्ज होगी, और फिर जहां आएगी हमारी रेटिना। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है इसमें, इसमें जो रे ऑफ लाइट है वो आखिर क्या हो रही है, जो रे ऑफ लाइट है क्योंकि पहले ही मिल जा रही थी तो हमने क्या यूज कर लिया इसमें, हमने कॉनकेव का यूज कर लिया। अब वो कॉनकेव क्या कराएगा, वो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी उसे वो डाइवर्ज कराएगा, और फिर से जो हमारे आई लेंस में जाकर के लाइट निकलेगी उसे वापस कन्वर्ज कराएगा और रेटिना पर मिला देगा। तो यहां पर जो आपने लेंस यूज किया अपने स्पेक्स में यानी कि चश्मे में, उसकी पावर उसी के बिहाफ पर तय की जाती है, कितनी पावर का आपका लेंस है, जिससे कि आपकी जो इमेज मिले वो आपको कहां मिल जाए, वो इमेज आपको रेटिना पर ही मिल जाए। ठीक है, चल भाई आगे देखिए। अब नेक्स्ट है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया को और क्या बोलते हैं हम, फार साइटेडनेस। मतलब क्या है इसमें, द पर्सन कैन सी distant object clearly, distant object clearly but can't see the nearby object clearly। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा उसका उल्टा। अब इसमें वो दूर का साफ नहीं देख पाएगा लेकिन पास का साफ देख सकता है। तो सॉरी, दूर का साफ नहीं देख सकता है लेकिन पास का साफ दिखाई इसमें नहीं देगा, मतलब उसका उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसमें ये क्यों होता है तो इसके कॉज लिख लेते हैं पहले। कॉजेस, पहला आई बॉल क्या हो जाएगी उसमें, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, आई बॉल छोटी हो जाती है। दूसरा, पावर ऑफ लेंस बीइंग टू लो। जो पावर है वो कैसी हो गई, आई लेंस की कम हो गई, यानी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई। तो जब कन्वर्जिंग पावर कम हो गई तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज मिलेगी वो मिल रही थी किस केस में, मायोपिया केस में। इसमें क्या होगा, वो कहीं दूर जाके बनेगी, दूर से मतलब क्या हो गया, रेटिना के पीछे कहीं जाकर के बन जाएगी। तो अब इसके रे डायग्राम देख लेते हैं। पहला इन्फेक्टेड आई वाला, तो डिफेक्टिव आई बोल सकते हो, इन्फेक्टेड बोल सकते हो। तो यहां पर ये आपका आई लेंस हो गया, क्या हो गया आपका ये आई लेंस। यहां पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और ये एक जगह पर कन्वर्ज हो रही है, वो जगह कौन सी है आपकी, रेटिना। तो ये तो सही बन गई, क्यों बन गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां था, दूर था, लेकिन इसको दिखाई कहां का साफ नहीं दे रहा है, तो पास का साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका पास लाके देखना पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, पास रखा हुआ है। तो इससे जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो कैसी जा रही है, डाइवर्जिंग रे जा रही है। तो यहां से जब ये निकलेंगी रे ऑफ लाइट इस लेंस से होकर के, तो ये जहां मिलेगी ना इमेज, ये क्या है, ये इमेज मान ली मैंने, ये इमेज मान ली, ये ऑब्जेक्ट था। तो इमेज कहां मिल रही है इसमें, जो इमेज मिल रही है, इमेज कहां मिल रही है, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। और जब मायोपिया की बात की थी तो मायोपिया में कहां मिल रही थी इमेज, मायोपिया मिल रही थी इमेज, ये क्या थी आपकी, ये इमेज थी, कहां मिल रही थी, बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना, या फिर इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले या रेटिना के सामने मिल रही है। तो ये हो गया आपका मायोपिया केस और ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया केस। ठीक है,
तो अब जब ये पीछे जाके बन रही है तो क्या करना पड़ेगा, करेक्शन में हम किसका यूज करेंगे, जब इसका करेक्शन करना होगा तो इसमें यूज होगा कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, किसका यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस का। तो अब क्या करना है आपको, ये मान लिया हमने ये आई लेंस है और ये वाला हमने जो लिया ये आपका करेक्टिव लेंस है, करेक्टिव लेंस है। तो ये आपकी आ रही थी रे ऑफ लाइट्स, अब इससे क्या होगा, कन्वर्ज होंगी और इसकी हेल्प से क्या होगा, ये और कन्वर्ज हो जाएगी। कहां मिल जाएगी आपको इमेज, आपको इमेज मिल जाएगी रेटिना पर। तो ये हो गया क्या, इसका करेक्शन, कि जब हाइपरमेट्रोपी किसी को हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा केस देखो या तीसरा डिफेक्ट समझो, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया बेसिकली जो डिफेक्ट आंखों का है इसे हम क्या बोलते हैं, ये ओल्ड एजिंग डिफेक्ट होता है। कौन सा होता है, ओल्ड एजिंग डिफेक्ट होता है। और बेसिकली किसकी वजह से होता है, ड्यू टू वीक या वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। ठीक है, किसकी वजह से होता है, एज के साथ में जो सीलियरी मसल्स हैं जिनका काम होता है आई लेंस को खींचना, खींचने का मतलब उसको खींच करके या बोल सकते हो कि करना, ठीक है, स्ट्रेच करना या रिलैक्स कराना, ये दोनों काम किसके होते हैं, ये दोनों काम होते हैं आपके सीलियरी मसल्स के। अब वो ही प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही हैं बुढ़ापे में, ओल्ड एजिंग में आई लेंस किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएगा। बेसिकली पास वाली चीजों को देखने में ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन वो दोनों भी डिफेक्ट, यानी कि हो सकता है कि पर्सन को मायोपिया हो जाए, ठीक है, इन दिस केस हो सकता है उसको मायोपिया हो जाए, हो सकता है उसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, या हो सकता है उसको दोनों हो जाए। ठीक है, या तो मायोपिया हो जाए यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए फार साइटेडनेस मतलब, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो करेक्शन है उस करेक्शन में मान लेते हैं उसको दोनों ही हो गया उस पर्सन को, तो यहां पर जो लेंस यूज होगा वो कौन सा होगा, वो बाईफोकल लेंस यूज होता है। कौन सा होता है, बाईफोकल। और बाईफोकल लेंस जो आपका यूज हो रहा है ना, बाईफोकल लेंस, मैंने लेंथ लिख दिया था, तो बाईफोकल लेंस जो यूज हो रहा है इसमें जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, याद रखना अपर पार्ट जो होता है वो होता है कॉनकेव, और जो लोअर पार्ट होता है इसका, लोअर पार्ट वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इसमें बाइफोकल लेंस यूज होगा, क्यों, क्योंकि उस पर्सन को दोनों ही डिफेक्ट हो गए हैं प्रेस बायोपिया के अंडर, मतलब मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है, फार साइटेडनेस। ठीक है, तो ये आपके हो गए डिफेक्ट ह्यूमन आई के। अगली बात देखो, अगली बात करते हैं आपसे ग्लास प्रिज्म के बारे में। तो भाई ग्लास प्रिज्म हमें क्या बताता है, तो पहले देखो जरा प्रिज्म होता क्या है आपका। ये हमने बना दी इसकी 2D शेप, ठीक है, क्या बना दिया इसका 2D शेप बना दिया। अब यहां पर अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म का इधर ये जो आपका हिस्सा होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फेस, ये वाला भी कैसा होता है आपका रेक्टेंगुलर फेस, और ये नीचे बेस जो होता है ये भी कैसा होता है आपका रेक्टेंगुलर फेस होता है। और इसका ये वाला पार्ट और इसके बैक वाला पार्ट, ये फेस दो होते हैं आपके ट्राइंगुलर फेस। ठीक है, तो कितने हो गए आपके पास, एक दो तीन आपके होते हैं रेक्टेंगुलर फेस, और एक इधर वाला और एक जिसके जस्ट पीछे वाला, ये दो होते हैं ट्राइंगुलर फेस। ये क्या होता है आपका, एक ग्लास प्रिज्म होता है। अब ग्लास प्रिज्म में जो आपको सबसे ऊपर ये वाला एंगल मिलेगा इसे हम क्या बोलते हैं, ए, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका प्रिज्म होता है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं सारी साइड, तो मतलब ये किसी की बात करो तो कितना डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री का हम इसको मान लेते हैं। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो जरा
रिफ्रैक्शन कैसे देखते हैं इसमें? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो ये हो गया, मान लिया हमने प्रिज्म हमारा, ये आपका हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए। यहां से हमने क्या किया, एक इंसिडेंट लाइट को इस पर डाला। ठीक है, क्या हो गया, ये एक इंसिडेंट लाइट को हमने इस पे डाला। अब इससे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सरफेस से क्या बनाना चाहिए इसको, सरफेस से इसको 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, अब यहां से ये वाला जो एंगल बना, ये एंगल कौन सा हो गया आपका, एंगल आई। ठीक है, कौन सा हो गया, एंगल आई हो गया। अब यहां से रे ऑफ लाइट क्या होगी, थोड़ी सी बैंड कर जाएगी, बैंड कर गई। अब यहां से भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहां से फिर क्या होगा, यहां पर लाइट फिर से बैंड हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या आ गया, देखो ये वाला एंगल हमारा आई था, ये वाला एंगल कौन सा हो गया, एंगल आर। सेम ये वाला एंगल भी क्या हो गया, एंगल आर। और जो बाहर निकल के आ गई ये क्या हो गया आपका, एंगल आई। ठीक, कौन सा हो गया, एंगल ई, यानी कि इमरजेंट एंगल हो गया, या एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। ये हमारा नॉर्मल था, ये भी हमारा नॉर्मल था। तो ये फिगर आपने देखा रिफ्रैक्शन का। अब यहां पर क्या मेन चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां पर आपको एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे आप, कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, प्रिज्म होने की वजह से क्या हुई, इसमें बैंड हुई। प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जा रही होती। वैसे ही अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो जो लाइट हमारी आई है वो लाइट कुछ ऐसे आ रही होती। तो ये वाला जो एंगल निकल के आएगा, ये वो एंगल है जिस एंगल से जो आपकी इमर्जेंट रे है वो बैंड हो गई। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जिस एंगल से ये इमर्जेंट रे बैंड हो गई। और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डी से या फिर डेल से शो करते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल होता है, ये वो एंगल होता है जिस एंगल से लाइट डेविएट हो गई, बैंड हो गई, किसकी वजह से, एक प्रिज्म की वजह से। क्योंकि हमने क्या लिया, यहां पर प्रिज्म लिया है, और प्रिज्म क्या करता है, लाइट को बैंड करा देता है। तो यहां पर हमने स्पेक्ट्रम नहीं देखा, यहां पर हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं देखा, यहां पर हमने क्या देखा है, यहां पर हमने बेंडिंग ऑफ लाइट को देखा है। क्योंकि लाइट क्या होती है, बेसिकली बेंड कर जाती है, और उसी साइड बेंड करेगी जिस साइड से लाइट आई है। मतलब थिकर पार्ट से हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, और लाइट भी किधर बेंड कर गई, लाइट भी आपकी थिकर पार्ट की तरफ ही बेंड कर गई। ठीक है, तो ये बात होगी किसके लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। क्लियर हो गया होगी चीजें, है ना। चलो भाई आगे देखो जरा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो भाई डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है, उसे भी समझ लो। डिस्पर्जन का मतलब होता है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, तो अब इस वाले केस में मतलब क्या हो गया, ये तो पूरा गलत ही हो गया, कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, मतलब कंस्टिट्यूएंट कलर का मतलब क्या हो गया, कि व्हाइट लाइट जो है वो आपकी 7 जिन कलर से मिलकर बनी हुई है, उन 7 कलर में वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहां पर हमने एक प्रिज्म को ड्रॉ किया, और इस प्रिज्म पे हमने एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। ये क्या है आपकी, ये आपकी व्हाइट लाइट है। अब क्या होगा, ये क्योंकि
जो लाइट है उसके सबके कलर हैं, उन सब की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सबकी जो वेवलेंथ अलग अलग होती है उसकी वजह से क्या होता है, लाइट की या कलर्स की बैंडिंग होती है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि जो वेवलेंथ है ना, याद रखना, डिस्पर्जन होता क्यों है, डिस्पर्जन होता है सभी कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है इस वजह से। और वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ इनवर्स होती है किसके, बैंडिंग ऑफ लाइट के, किसके, बैंडिंग के। तो ज्यादा वेवलेंथ होगी तो क्या होगा, जो बेंडिंग है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा वेवलेंथ तो बेंडिंग कम, कम वेवलेंथ तो बेंडिंग ज्यादा। तो यहां पर देखना आप जरा, तो क्या हो गया, यहां पे कलर आपके टूटने लग गए। ठीक है, टोटल कितने कलर मिल गए आपको, 7 कलर मिल जाएंगे। अब ये फिर से क्या होंगे, ये यहां बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो आपको कलर मिले ना, ये जो आपको कलर मिले, ये आपको 7 कलर मिल गए। अब ये कौन 7 कलर याद देता हूं मैं, ये 7 कलर्स आपको मिल गए। ये 7 कलर कौन से होंगे, तो पैटर्न इसका नीचे से ऊपर चलेगा। कैसे चलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। क्या है आपका, विबग्योर। याद रखना इसको, क्या होता है आपका पैटर्न, विबग्योर होता है। 7 कलर्स मैं नीचे लिख देता हूं, 7 कलर्स। तो विबग्योर जो पैटर्न मिल रहा है, इसमें सबसे टॉप पे कौन सा होता है हमारा, रेड कलर। सबसे नीचे कौन सा होता है हमारा, वॉयलेट कलर। तो यहां पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो आंसर है रेड कलर की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, तो आंसर है भाई वॉयलेट कलर की। और बाकी कलर की जो वेवलेंथ है वो इन दोनों के बीच में क्या है, लाई करती है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा रेड की, उससे कम ऑरेंज, उससे कम येलो, उससे कम आपका ग्रीन, फिर आपका ब्लू, फिर आपका इंडिगो, और लास्ट में आपका क्या आ जाता है, वॉयलेट कलर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आर का मतलब क्या होता है आपका रेड, ओ का मतलब क्या होता है आपका ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, आई का मतलब इंडिगो, और वी का मतलब वॉयलेट। ठीक है, तो ये हो गए आपके कलर्स, 7 कलर जो आपको मिलते हैं जब आप डिस्पर्जन की बात करते हैं। अब साथ में अगर ये मेरी व्हाइट स्क्रीन है, क्या है ये मैंने मान लिया मेरे पास व्हाइट स्क्रीन है। व्हाइट स्क्रीन पे ये 7 कलर का जो बैंड मिल रहा है ना, ये क्या मान लिया मैंने, ये क्या है हमारा, ये 7 कलर का बैंड है। ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स। तो जो आपको 7 कलर का बैंड मिल रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, 7 कलर का जो हमें बैंड मिल रहा है, ठीक है, तो 7 कलर के बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। नाम याद रखना, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट हमें स्पेक्ट्रम मिला, उसे सॉरी 7 कलर मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यह स्पेक्ट्रम जो हमें मिल रहा है वो किसमें मिलेगा, हमने मान लिया व्हाइट स्क्रीन है, और उस व्हाइट स्क्रीन में हमें क्या मिल रहे हैं, 7 कलर्स मिल रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कितने कलर है हमारे टोटल, 7 कलर्स है। ठीक, अगला देखो, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो भाई अब ये रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जब आपने एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म ने क्या किया, एक व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ दिया। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा फिर यहां पर, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होगा कि जो एक प्रिज्म ने किया, मतलब उसने जो एक व्हाइट लाइट को 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर दिया, दूसरा प्रिज्म जो हमने लिया वो क्या करेगा, उन 7 कलर्स को वापस से एक सिंगल व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे कन्वर्ट करेगा जरा उसे देख लेते हैं। तो मान लिया आपने कि एक प्रिज्म लिया आपने, ठीक। अब इस प्रिज्म से हुआ क्या कि जब एक इंसिडेंट व्हाइट लाइट को हमने इस पे डाला, ये 7 कलर में टूट गई। ठीक है, ये 7 कलर में टूट गई। अब ये 7 कलर में टूट गई, तो ये यहां से अब बाहर निकलेगी। ठीक है,
अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने एक इन्वर्टेड प्रिज्म और लगा दिया। ठीक है, कैसा लगा दिया, एक इन्वर्टेड प्रिज्म और लगा दिया। ये क्या है हमारा, ये हमारा इन्वर्टेड प्रिज्म है, यानी उल्टा करके हमने एक प्रिज्म को और रख दिया इसी के सामने। अब इसमें क्या होगा, ये 7 कलर वापस से रिकंबाइन होना शुरू कर देंगे और यहां से ये एक व्हाइट लाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो यो यहां से आई, वो क्या थी, ये हमारी एक व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट थी। यहां से वापस जो मिली वो भी क्या है, हमारी एक व्हाइट लाइट है। ठीक है, तो यहां पर जब हमने 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म हमने सीधा ले लिया, एक हमने उसके बगल में रखा और उसको उल्टा रख दिया, तो उस प्रिज्म ने क्या किया, उन 7 कलर्स को रिकंबाइन करके एक व्हाइट लाइट में वापस से बना दिया। यही प्रोसेस होता है हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि 2 प्रिज्म जिनको इन्वर्टेड फॉर्म में रखा गया है, मतलब एक सीधा तो उसके बगल में दूसरा उल्टा, तो इनके जो अपोजिट फेस है ना, ये वाले फेस कैसे हो गए, हमारे पैरेलल हो गए। वैसे ही पैरेलल हो गए जैसे ग्लास स्लैब में होते हैं। और ग्लास स्लैब भी हम क्या मानते हैं कि 2 इन्वर्टेड प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट जो आपकी डिस्पर्स होने के बाद में वापस से और कंबाइन होके व्हाइट लाइट बन के मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, आगे देखो जरा। अब बात आती है आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, तो भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को अगर आप समझाओ तो कैसे समझाओगे, तो सिंपल से भाषा में बोल दोगे आप, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। वही तो है, जो एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सीधी सी बात है ना। अब इसके क्या क्या फिनोमेना है, तो पहला ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो पहला डाउट यही होता है, क्या सच में स्काई का कलर ब्लू है, तो आंसर है नहीं है। तो ये ब्लू कलर स्काई का हमें क्यों दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है बेसिकली किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही लिख देता हूं यहां पर। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अब लाइट में कौन सा कलर हो रहा है स्कैटर, तो ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर हमें क्यों दिखाई दे रहा है, बेसिकली जो फिनोमेना है वो क्या है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी क्या है कि जो आपका ब्लू कलर है वो क्या हो रहा है, वो स्कैटर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो फैल रहा है। ठीक है, याद रखना यहां पर अब क्या बात आएगी, अब यहां पर बात आएगी कि जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो स्कैटरिंग का मतलब होता है कलर्स का फैल जाना। क्या हो जाता है, कलर का स्प्रेड आउट हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां पर जो आपकी स्कैटरिंग है ना, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इनवर्स होती है वेवलेंथ के। ठीक, वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्स होती है। तो अब आपको याद होगा हमारा पैटर्न क्या था, विबग्योर था। ठीक है, यही तो था विबग्योर। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो उनकी स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो डे टाइम में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो कलर स्कैटर होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें स्काई दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, वो ब्लू दिखाई देता है। बट एक्चुअल में अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस हमें डार्क दिखाई देता है। कैसा, डार्क, ब्लैक नहीं बोलेंगे उसको, डार्क बोलेंगे। डार्क क्यों दिखाई देता है स्पेस, क्योंकि स्पेस में कोई भी एनवायरमेंट नहीं है, वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहां से दिखेगा। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिखने का सवाल ही नहीं होता। हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, इसी की वजह से क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी हमें देखने को मिलता है।
तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई का रीजन क्या है? यही रीजन है। सेम कंडीशन अगर मैं बात करूं सनराइज के टाइम की और सनसेट के टाइम की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं आप? रेड कलर ऑफ सन, रेड कलर ऑफ सन एट राइज एंड सेट। जब सनराइज करता है और सनसेट होता है उस टाइम पे हमें सन का रेड कलर क्यों अपीयर होता है, या सन हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? उसका रीजन होता है रेड कलर, खुद देखो जरा, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो स्कैटरिंग सबसे कम, यानी ये कलर सबसे कम फैलेगा। तो कलर सबसे कम फैलेगा, बाकी जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो स्कैटर आउट हो चुके होते हैं। बचा कौन सा आपका? रेड बचा और बेसिकली ऑरेंज बचा, क्योंकि इनकी कलर बच गए। तो हमें दिखाई कौन से कलर देंगे? वही कलर तो देंगे जो फैले नहीं। कौन से नहीं फैले? रेड नहीं फैला, ऑरेंज नहीं फैला, ये हमें दिखाई दे जाता है। इसी वजह से सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें जो सन दिखाई देता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है आपकी, रेड कलर क्यों दिखाई देता है सन का सनराइज और सनसेट के टाइम पर। ये याद रख लेना, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? वेवलेंथ के इनवर्स होती है। बताया था बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है वो भी क्या होती है? इनवर्स ही होती है वेवलेंथ ऑफ द लाइट के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, स्टार्स अपीयर, स्टार्स अपीयर एट हाइट, या स्टार अपीयर at higher position, at higher position than actual। जो स्टार होते हैं वो स्टार हमें उनकी एक्चुअल पोजीशन से भी ज्यादा हाइट पर दिखाई देते हैं। इसका भी रीजन क्या है? मान लिया ये आपका स्टार है और ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, ये क्या है? ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। अब यहां पर होगा क्या कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो फिजिकल लेयर बाय लेयर, वैसे क्या होता है? बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब उन बहुत सारी लेयर्स में भी क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से इससे जो आपकी लाइट आती है वो एक कर्व पाथ ले लेती है। कैसा पाथ ले लिया उसने? कर्व पाथ ले लिया। और हमारी आंखें कर्व में तो देख नहीं सकती, हम जो भी चीज देखेंगे वो कैसे देखेंगे? स्ट्रेट लाइन में तो देखेंगे। जो लाइट आ रही है वो स्ट्रेट आएगी तभी तो हमें सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो अगर इसको सीधा करेंगे तो सीधा आपका कुछ ऐसे, और यहां पर आपको स्टार दिखाई देगा। तो एक्चुअल पोजीशन ये वाली थी, दिख रहा है हमें यहां पर। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी? ये अपरेंट पोजीशन हो गई। कौन सी हो गई? अपरेंट पोजीशन हो गई। क्यों दिख रहा है? फिजिकल कंडीशन हमारे एटमॉस्फेयर की चेंज होती रहती है, इस वजह से जो स्टार होते हैं वो आपको एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख करके कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला देखो, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सुना ही होगा आपने कि सनराइज जो होता है वो हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है एक्चुअल सनराइज से। सनसेट हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है, जब सूरज डूब चुका होता है उसके 2 मिनट बाद हमें दिखता है कि वो ढलना शुरू हुआ है या वो ढल रहा है, जबकि एक्चुअल में वो ढल चुका होता है। इसका भी रीजन क्या है? मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये मान लिया ये हमने अर्थ का हॉरिजॉन मान लिया। सन हॉरिजॉन से ऊपर होगा तो ये वह पूरा जो आपका सरफेस है ये वाला, इसमें क्या होगा? सूरज की रोशनी आना स्टार्ट हो जाती है। अब जो सन है वो सन कहां पर है? हमने मान लिया यहां कहीं पर है। तो इससे जो लाइट आती है बेसिकली वो लाइट क्या होती है? वो लाइट आपकी कुछ ऐसे आती है। कैसे आती है? कुछ ऐसे।
कर्व पाथ लेती है। तो भाई अगर कर्व पाथ ले रही है, वो कर्व क्यों ले रही है? क्योंकि जब इस वाली कंडीशन में सन होता है तो उसकी लाइट को हमारे एटमॉस्फेयर में काफी डिस्टेंस चलना पड़ता है। अब काफी डिस्टेंस जब चलना पड़ेगा विद इन आवर एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर लेयर बाय लेयर का क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो क्या होती है, वो कर्व पाथ लेती है। अब कर्व पाथ लिया है तो कर्व पाथ लिया है तो क्या होगा, लाइट ऐसे आ रही थी ना आपके पास, तो आ ही रही है ना। तो जब आपके पास लाइट आ रही है तो आपको क्या लगेगा कि सन यहां नहीं है भैया, सन कहां है आपका, सन यहां है। मतलब हॉरिजॉन के नीचे ना होकर के हमें लगेगा सन ऊपर है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन थी सन की, एक्चुअल पोजीशन, और ये वो पोजीशन है जहां हमें सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सिमिलरली आपका यहां भी हो जाएगा, सिमिलरली फॉर सनसेट। यानी सन कहां आ चुका होगा आपका, हॉरिजॉन के नीचे, लेकिन लाइट तो आपके पास आ ही रही थी। तो लाइट आ रही है तो आपको क्या अपीयर होगा, सन कहां पर है आपका, हॉरिजॉन के ऊपर, और आपको महसूस होगा कि सन अभी है, जबकि सन हॉरिजॉन से नीचे पहुंच चुका था, यानी सनसेट हो चुका था। सेम केस सनराइज आपको लगा हो चुका है, बट एक्चुअल में अभी सनराइज नहीं हुआ था, क्योंकि सन आपका कहां था, हॉरिजॉन के नीचे था। तो ये बात होगी आपकी अर्ली सनराइज के बारे में और डिलेड सनसेट के बारे में। फटाफट से लास्ट टॉपिक और देखेंगे, और लास्ट टॉपिक क्या है आपका, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हमें क्या बताता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो लाइट है उसका पाथ कोलॉइडल पार्टिकल की वजह से विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट हमें क्या बताता है, द path of light is visible in dense forest, in dense forest, dense forest due to small droplets, small droplets present in the forest। किसकी वजह से लाइट का पाथ विजुअल हुआ, जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं जो डेंस फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती हैं, उनकी वजह से जब लाइट का पाथ विजुअल हो जाता है, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। सेम केस हमारा होता है इन डार्क रूम, इन डार्क रूम द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट is visible due to the dust particles, डस्ट पार्टिकल्स। क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल हो या पानी की छोटी छोटी बूंदें हो, ये किस तरीके से एक्ट करती हैं, ये कोलॉइडल पार्टिकल की तरह एक्ट करती हैं, और कोलॉइडल पार्टिकल ही क्या करते हैं, लाइट के पाथ को विजिबल कराते हैं। ठीक है, ड्यू टू डस्ट पार्टिकल विच एक्ट एज कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमें लाइट का पाथ विजिबल करा देते हैं। तो ये हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट। अच्छा, एक टॉपिक जो था हमारा वो रह गया, मैं उसको फटाफट से करा देता हूं। वो टॉपिक हमारा कौन सा रह गया, वो टॉपिक हमारा रह गया रेनबो का। तो भाई रेनबो यानी कि एक बो जैसा दिखने वाला, धनुष जैसा दिखने वाला जो हमें दिखाई देता आसमान में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो। अब रेनबो बेसिकली किसकी वजह से बनता है, तो रेनबो बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन वाटर इन आर एटमॉस्फेयर। ठीक है, किसकी वजह से बनता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की छोटी छोटी बूंदें जो रह जाती हैं,
उसकी वजह से क्या मिलता है हमें, रेनबो फॉर्मेशन दिखता है। अब रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जरा उस पूरे पैटर्न को भी समझ लो एक बार। ये मान लिया ये क्या है, ये वाटर ड्रॉप है जो कहां पर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटी सी ड्रॉप है। अब इसमें होगा क्या कि एक लाइट, ठीक है, एक लाइट जो एंटर की, ये क्या है आपकी, ये आपकी सनलाइट है। अब जब इसमें एंटर करेगी तो क्या होगा, ये बैंड हो जाएगी और साथ में हम देखें तो ये स्प्लिट भी हो जाएगी। अब ये इससे बाहर नहीं निकलती बल्कि इधर ये लौट के आती है। तो ये वाला जो हमें हिस्सा मिल रहा है, यही क्या मिलता है हमें, यही आपका रेनबो होता है। ठीक है, अब यहां पर जब आपका रेनबो फॉर्म होता है ना, तो तीन चीजें हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि तीन फिनोमिना होंगे। वो कौन से होंगे, पहला जो यहां पर आपको बैंडिंग ऑफ लाइट दिखा, यानी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरा, एक व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 7 कलर में टूट जाने को, इसको हमने डिस्पर्जन बोल दिया। क्या हो गया आपका ये, डिस्पर्जन। अब ये जो आपके 7 कलर थे वो यहां से पार नहीं हुए, वो टकरा के लौट के और इस तरफ से बाहर निकले, तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया। तो तीन चीजें या तीन फिनोमेना देखने को मिलता है जब रेनबो फॉर्म होता है। कौन से, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरीके से क्या होता है, रेनबो फॉर्म होकर के मिल जाता है। तो भाई ये था आपका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। भाई वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बढ़िया तरीके से। भाई एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से आपको निकालना है। ठीक है भाई, चलो मुलाकात आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।